हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टरमाइंड बीपीएस चैनल में। आज हम ग्रामीण परिवेश की तीसरी क्लास पढ़ने जा रहे हैं। अब तक यानी आपको पता है कि हमारी 3 क्लासें यानी मतलब 2 क्लासें हो चुकी हैं और आज तीसरी क्लास है। ठीक, अभी मैंने आपको यानी जो पढ़ाया अभी उससे पहले थोड़ी सी ही ग्रामीण परिवेश की जानकारी दी थी, जो लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, ठीक, और कल गांव के बारे में बताया था। यानी गांव के यानी गांव को किसको गांव बोलते हैं, कितनी आबादी पर गांव घोषित किया जाएगा, गांव क्षेत्र किसे कहेंगे, ठीक, और ग्राम पंचायत के कुछ बारे में जानकारी दी थी। परंतु अभी थोड़ी सी ही जानकारी और एक दो गांव की है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यानी लेखपाल की जानकारी पढ़ेंगे। यानी हमारा जो चैप्टर शुरू होगा लेखपाल शब्दावली। उस लेखपाल के क्या काम होते हैं, लेखपाल किसके अंतर्गत काम करता है, लेखपाल किस आधार पर काम करता है, वो सारी आज जानकारी पढ़ेंगे। ठीक, तो जितना भी होता है हम उसको पढ़ेंगे और यहीं से क्वेश्चन आते हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं और ये हमारे एग्जाम में आते हैं। अगर मान लीजिए ग्रामीण परिवेश को थोड़ा ऐसे ही मोटी जानकारी के द्वारा पढ़ लिया जाए तो हम एग्जाम में क्वेश्चन पूरे नहीं कर पाएंगे। ठीक, थोड़ा सा सभी को इंटरेस्ट भी लेना पड़ता और खुद यानी समझ के भी पढ़ना। तो कहने का मतलब यह है, आज उससे आगे की क्लास शुरू करते हैं। मैंने थोड़े से गांव के बारे में बताया था, यानी परगना, तहसील, ब्लॉक, इन तीन के बारे में भी बताया था, और आज थोड़े गांव के प्रकार के बारे में बात करते हैं। ठीक, पॉइंट लिखेंगे हम, गांव के प्रकार। ठीक है भाई, गांव के प्रकार मतलब ये कि गांव कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे तो हम जानते हैं कि भाई ये भी गांव है, ये भी गांव है, वह भी गांव है, मतलब गांव के कई प्रकार होते हैं। सबसे पहली बात कहेंगे, गांव कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार। इनके जो प्रकार हैं वो 4 प्रकार के। ठीक, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ गांव यानी ऐसे गांव होते हैं जो उद्योग के आसपास होते हैं, कुछ गांव शहर के आसपास होते हैं, कुछ गांव यानी शहर से बहुत दूर होते हैं। ठीक, और जो गांव शहर से दूर होते हैं उन गांव में अधिकतर कृषि होती है। जो गांव शहर के करीब होते हैं तो वो लोग, उनका व्यवसाय शहर के कामों में होता है, और जो गांव यानी औद्योगिक वाले गांव होते हैं उनका जो व्यवसाय मजदूरी यानी औद्योगिक कारखानों में लगा हुआ होता है। तो हमारे गांव कई प्रकार के होते हैं, एक एक करके एक एक गांव समझना। ठीक, 4 प्रकार के होते हैं। पहला गांव देखें, कृषि कार्य वाले गांव। नंबर 1 है कृषि कार्य वाले गांव। ठीक, ये कौन से गांव होंगे, मतलब कृषि कार्य वाले गांव वह गांव होंगे जो मतलब कृषि पर आधारित है, जिसमें ज्यादातर कृषि होती है। जो लोग कृषि करते हैं उन गांव को कृषि कार्य वाले गांव कहा जाता है। ठीक है, यानी जैसे जहां पर गांव में कृषि होती है, जहां क्षेत्र यानी वह क्षेत्र जहां लोग कृषि करते, अपने कृषि में व्यस्त रहते, उनका काम कृषि है, तो उन गांव को यानी कृषि कार्य वाले गांव कहेंगे। ठीक, यानी कृषि कार्य में ही व्यस्त रहते, उनका मुख्य काम कृषि होता, मुख्य कार्य कृषि होता। और आपने देखा होगा ये गांव ना यानी ऐसे स्थान पर होते हैं जो कि हम कह सकते हैं ये उद्योग और शहरीकरण से दूर होते हैं। ठीक, ये दूर होते हैं, जो इनका मुख्य काम कृषि ही होता। ठीक, दूसरे गांव नंबर 2, गैर कृषि वाले गांव। गैर कृषि वाले गांव, अब आप सोच रहे होंगे कि गैर कृषि वाले गांव कौन से हो गए। भैया गैर कृषि वाले गांव वह हो गए जहां कृषि कम होती, कृषि नहीं होती। ठीक है, यानी जहां पर खेती नहीं होती है वे गैर कृषि वाले गांव कहलाते। तो वो क्या करते, वो शिल्पकार होते। शिल्पकार मतलब वो अपनी कला, जैसे कि मान लीजिए कोई गांव यानी बुनकर वाला है, हथकरघा वाला है, ठीक, वो उन कामों पर ध्यान देते हैं। ठीक, तो वह गांव
जहां खेती या कृषि नहीं होती, कृषि नहीं होती, ठीक, खेती कृषि नहीं होती, और वह गांव यानी गैर कृषि वाले गांव होते हैं, और ऐसे गांव में शिल्पकार या कारीगर होते हैं। ठीक है, इन गांव में शिल्पकार या कारीगर होते हैं। मतलब कारीगर क्या, किसी भी काम के एक कारीगर। कहीं मूर्तियां बनती हैं, कहीं यानी कपड़े का ही काम होता है, ठीक, घरों में यानी कहीं पर जैसे कि पतले, टाट, झाड़ू, ये ऐसी चीजें, ठीक, ये अपने काम के शिल्पकार यानी कारीगर होते हैं। तो ऐसे गांव वालों को गैर कृषि गांव वाला क्षेत्र बोला जाता है। नंबर 3, उपनगरीय गांव। उपनगरीय गांव, उपनगर से आप समझ गए होंगे, छोटी सी बात, एक जैसे कि प्रधान होता, एक उप प्रधान, या एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, ठीक, ऐसे ही एक नगर हो गया और एक उपनगर। उपनगर का मतलब नगर का छोटा, मतलब शहर तो है नहीं वो, लेकिन उसके अंदर शहर का परिवेश है, शहर की संस्कृति है। तो वो गांव कहाँ होते, यानी जो शहर के करीब होते। जो मान लीजिए कोई मुरादाबाद जिले के पास का गांव है, तो उस गांव को हम उपनगरीय गांव कहेंगे। ठीक है, यानी जहां जिनकी सीमाएं किसी नगरों से मिलती हैं, और यहाँ के लोग कृषि नहीं करते तो क्या करते, इन पास के शहरों में अपने काम यानी अपना कोई भी मजदूरी या कैसा भी काम करते हैं, यानी इनका काम शहर में होता है, खेतीबाड़ी का नहीं होता, खेतीबाड़ी पे ये ध्यान नहीं देते भैया। ठीक है, जैसे कि बहगांव, बहगांव जहां खेती नहीं होती, खेती नहीं होती, और उन गांव की सीमाएं, उन गांव की सीमाएं सीमाएं शहरों से मिलती हैं, शहरों से मिलती हैं। तुमने देखा होगा आसपास में कोई ऐसा गांव होगा, वो ऐसा शहर होगा, यानी जो उसके पास कुछ गांव होंगे, तो वो अपना काम खास करके शहर के अंदर करेगा। कोई वाहन चलाएगा, कोई किसी दुकान में रहेगा, कोई किसी छोटे से शोरूम में रहेगा, ऑफिस में रहेगा, मतलब सब उनके काम ऐसे होते हैं, खेती बाड़ी के नहीं होते। यानी तुमने देखा होगा उन गांव की संस्कृति भी शहर के लोगों से मिलती जुलती होती, पहनावा, खान पीन, घरवार, ठीक, सब उनके जैसा होता, क्योंकि उनका परिवेश पड़ता, उनकी छाप होती उन पर। ठीक, तो ऐसे गांव को उपनगरीय गांव कहते हैं। ठीक, एक अगला चौथा गांव औद्योगिक गांव। चौथा गांव लिख लेंगे हम, नंबर 4, नंबर 4 में ऊपर लिख देता हूं, नंबर 4 यहां लिख देता हूं, यानी औद्योगिक गांव। औद्योगिक गांव, औद्योगिक गांव मतलब जहां औद्योगिक कारखाने होते हैं, जहां उद्योग पाए जाते हैं या उद्योग होते हैं, जहां उद्योग होते हैं, उन गांव को औद्योगिक गांव कहा जाता है। आपने देखा होगा, यानी कोई एक ऐसा गांव है जहां पर बाहर से आकर के कारखाने लगा दिए गए, उस गांव के आसपास की सारी जमीन के क्षेत्र में कारखाने लगा दिए गए, तो वो गांव औद्योगिक गांव कहलाता है। ठीक, यानी ना तो वहां की जमीन खेती कृषि के लिए बची, क्योंकि खेती कृषि के लिए वहां यानी कारखाने लग गए, तो अब लोग वो क्या करेंगे, उन कारखानों में काम करेंगे। ठीक, तो ऐसे गांव को औद्योगिक गांव कहा जाता है। समझ में आ गया? गांव कितने प्रकार के, गांव 4 प्रकार के। पहला गांव कृषि कार्य वाले गांव, जहां लोग कृषि पर निर्भर होते हैं और कृषि कार्य करते हैं। ठीक, इन ये गांव यानी कह सकते हैं शहरों से दूर होते हैं। गैर कृषि वाले गांव जहां खेती नहीं होती, ठीक, वो लोग अपने उस्ताद, अपने कारीगर स्वयं होते हैं,
यानी शिल्पकार या कारीगर का काम करते हैं। उपनगरीय गांव जो शहर के नजदीक होते और शहर के अंदर ही काम करते, उन गांवों की सीमाएं शहर से मिली होती। औद्योगिक गांव जहां उद्योग कारखाने उपस्थित होते, उन गांवों को औद्योगिक गांव बोला जाता है। ठीक है भैया, ये 4 प्रकार के गांव होते हैं, चारों को याद रखेंगे हम। ये गांव की जो बातें थी नॉर्मल सी, इन बातों को हमने पूरा कर लिया। अब हम एक नया टॉपिक और नई एक चीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसे कहेंगे लेखपाल शब्दावली, यानी लेखपाल की शब्दावली। मैंने अभी जैसे बताया कि लेखपाल अपना यानी जो लेखा जोखा, जमीन की जो लेखा जोखा होता वो किस में तैयार करता, कहाँ लिखेगा। मान लीजिए हमारे पास यानी कुछ जमीन है, किसी के पास 5 बीघे, किसी के पास 10 बीघे, किसी के पास 100 बीघे, तो उसका लेखा जोखा जो होगा वो राजस्व लेखपाल के तो पास होगा। ठीक, तो वो किस में लिखता होगा उसके लेखे जोखे को, वो भी तो किसी चीज में लिखता होगा। तो उन्हीं चीजों की जानकारी पढ़नी है। ठीक, जैसे कि हम पढ़ते हैं खसरा है, सजरा है, ठीक है, खतूनी है, ये सारी चीजें लेखपाल की एक मुख्य चीजें होती हैं जो सारी जमीन का लेखा जोखा इनमें लिखता है। ठीक है भैया, सबसे पहले एक एक करके पढ़ेंगे। नंबर 1 पढ़ेंगे खसरा। ठीक है भाई, खसरा, खसरा क्या होती है? आप खसरा उसमें मत पहुंच जाइए जीव विज्ञान में। अगर जीव विज्ञान में कहेंगे तो एक ही बीमारी होती, पहले चलती थी अब नहीं चलती, परंतु ये खसरा एक किताबी कागज है जो राजस्व लेखपाल रखता है, जो किसानों के पास भी होती है, और इसमें किसानों की भूमि का विवरण होता है, किसानों की जमीन का विवरण होता, कितनी जमीन किसके पास कितनी है, ठीक, ये सारा इसमें दर्ज किया जाता जो लेखपाल के पास होती। ये भी इसमें दर्ज होता किस किसान की खेती पर, यानी किस किसान के खेत में कौन सी फसल उगाई गई है, कौन से समय पर कौन सी फसल उगती है, ये सब खसरा के अंदर होती है। ठीक है भैया, जैसे कि इसके अंतर्गत होती है कौन सा किसान, ठीक है भैया, यानी किस नंबर की भूमि की, कौन सा किसान किस नंबर की भूमि का मालिक है, कौन सा किसान किस नंबर की भूमि का मालिक है, ठीक, और उसके खेत पर कौन सी फसल उगाई गई है, और उसके खेत पर कौन सी फसल उगाई गई है, इसी चीज के लेखा जोखा को, इसी बात के विवरण को खसरा में दर्ज किया जाता। आपने जैसे कि अपनी भूमि का नंबर नहीं मिलता भैया, यानी वर्ग 4, वर्ग 2, वर्ग 3 ऐसे नंबर होते भूमि के, तो आप कौन सी नंबर के यानी खेती के मालिक हो, कौन सी भूमि के मालिक हो, ये खसरा में दर्ज होगा। और आपके खेत में गन्ना बुआ है, गेहूं बुआ है, चावल धान बुआ है, ये कौन सी फसल बोई गई है, उसका लेखा जोखा भी खसरा में लिखा जाता। ठीक है, और ये काम करता कौन है, ये काम करता लेखपाल। ठीक है, इन सबका लेखा जोखा राजस्व लेखपाल खसरा में लिखता है या दर्ज करता है, खसरा में दर्ज करता है। ये काम करेगा कौन, लेखपाल। ठीक, इसे खसरा कहते हैं। जैसे कि एक किसान को भी मिलेगी है, लेखपाल के पास भी होगी है, पूरी उसके बारे में जानकारी होगी
कितनी आपके पास जमीन है, आप उस जमीन में कौन सी फसल बोते हो। ठीक है। अगर हम नॉर्मल सी बातों में कहें तो खसरा एक कानूनी दस्तावेज है, कानूनी दस्तावेज है। समझ के चलिए। आपको पता कि हमारे पास 5 बीघे जमीन है, ठीक। अब आपके पास तो कोई सबूत नहीं है, लेकिन आपके पास अगर किसान लेखपाल के पास ये खसरा में आपकी भूमि का नाम और आपकी भूमि कितनी है ये दर्ज है, तो आपकी भूमि 5 बीघे के मालिक हो। और लेखपाल के पास कोई लेखा जोखा नहीं है, तो आप कितनी भी ऐसी बताने लगो तो आपकी भूमि नहीं होगी। ठीक। भले ही आप उस पर अधिकार करे हुए हैं और उसका लेखा जोखा आपके नाम में नहीं है, तो आपकी जमीन नहीं होगी। ठीक। तो ये कानूनी दस्तावेज है जिससे हम अपनी जमीन का मालिकाना अधिकार दिखाते हैं या मालिकाना अधिकार दर्ज करते हैं। ठीक है भैया। आगे अगर बात करेंगे इसके आंकड़ों के लिए, यानी इसके आंकड़ों को बताने के लिए खतौनी की जरूरत होती है, जिसे हम भैया फर्द भी कहते हैं। ठीक है, कहते हैं ना फर्द निकलवाई हमने। ठीक। इसके आंकड़ों के लिए खतौनी की जरूरत होती, खतौनी की आवश्यकता होती है। ठीक। जिसे हम क्या बोलते हैं, फर्द भी कहते हैं गांव के अंदर, कि भैया मैंने अपनी फर्द निकलवाई, मेरी फर्द में इतनी मेरे नाम जमीन है। ये सब इसी के अंतर्गत इसके आंकड़ों को दर्ज करने के लिए इसकी जरूरत है। खसरा के अंदर कुल 22 खाने होते हैं। खसरा में कुल 22 खाने होते हैं। ठीक। खसरा के अंदर कितने खाने होते हैं भैया, 22 खाने होते हैं। ठीक। अब ये पहले ऑफलाइन तरीके से पटवारी लेखपाल से हम प्राप्त करते थे, लेकिन अब ये कंप्यूटरीकृत हो चुका है। कहीं भी तुम तहसील में गए होगे ना, तो तहसील में से हम निकलवा लेते हैं इन्हें कि लो भाई पैसे लो, 25 रुपए 30 रुपए जो भी देता, एक फर्द निकाल कर देता। ये वही है। ठीक। तो लिखेंगे खसरा को 2016 से कंप्यूटराइज कर दिया गया है, कंप्यूटराइज कर दिया गया है। मतलब अब ये कंप्यूटर पे, नेट पे हर जगह उपलब्ध है। आप अपनी खसरा को कहीं से भी प्राप्त कर सकते हो। देखो एक बार फिर समझ ले, खसरा, खसरा क्या है, कौन सा किसान किस नंबर की भूमि का मालिक है, ये खसरा में दर्ज होता है। और उसके खेत पर कौन सी फसल बोई गई है, ये भी खसरा में होगा। इन सबका लेखा जोखा राजस्व लेखपाल खसरा में दर्ज करता। खसरा एक कानूनी दस्तावेज है, ठीक, जिस पर कि हर किसान अपने जमीन का अधिकारी माना जाता। इसके आंकड़ों के लिए खतौनी की आवश्यकता होती है, हम फर्द भी कहते हैं उसे। खसरा में कुल 22 खाने होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया था। और खसरा को 2016 में कंप्यूटराइज कर दिया गया। ये भी सवाल बन सकता कि खसरा या खतौनी यानी कब किस वर्ष कंप्यूटराइज करी गई, तो वर्ष 2016 के अंदर। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। ठीक। अगला पॉइंट, ये तो हो गई खसरा। अब दूसरी क्या होती है, दूसरी होती सजरा। इसी की तरह एक और शब्द होता है सजरा। भाई इसी की तरह दूसरा पॉइंट है सजरा। तो खसरा हो गई हमारी। अब ये सजरा क्या है, ठीक, यानी इसके अंतर्गत राजस्व लेखपाल क्या बात रखेगा, किसका लेखा जोखा रखेगा, यानी इसके अंतर्गत ये राजस्व लेखपाल लेखा जोखा रखता है। यानी एक बात कहें कि आपको पता है कि मेरी 5 बीघे जमीन गांव के पास, मेरी 5 बीघे जमीन खादर में, मेरी 5 बीघे जमीन बांगर में,
मेरी जमीन के पास में किसी और अन्य व्यक्ति की जमीन, किसी का भी नाम ले लो, होगी, सबकी जमीन होगी। ये सब किस में दर्ज है, कैसे पता चलेगा भैया? नक्शा। ये नक्शा होता है, नक्शा। यानी कभी विवाद हो जाता ना भूमि पे, तो पटवारी या लेखपाल नक्शा लेके आता, यानी कितनी जमीन तुम्हारी है, कितनी जमीन दूसरे व्यक्ति की है, और कितनी पर तुम जबरदस्ती कब्जा करे पड़े। ये सारी बातें इसके अंतर्गत होती है। आई समझ में? ठीक है, चलो देखते हैं। यानी सजरा भारत में किसी गांव के ऐसे नक्शे को कहते हैं यानी कोई भी ऐसा गांव होगा, वहां की भूमि के नक्शे को कहते हैं जिनका प्रयोग गांव के खेतों में अन्य जो जितने भी जिसकी जमीन है उनके लिए करते हैं। ठीक है, जिनका प्रयोग उस गांव के खेत या अन्य जमीन की पट्टियों का कानूनी तौर, उस गांव के खेत या अन्य पट्टियों का कानूनी तौर पर स्थायी बताना। कानूनी तौर पर स्वामित्व को मालिक कहते हैं। स्वामित्व या मालिक हेतु प्रशासनिक कार्य को करना। स्वामित्व जिसे मालिक, स्वामित्व योजना भी आई थी 24 अप्रैल। स्वामित्व अधिकार बताना या प्रशासनिक कार्य करना, ये सजरा में होगा। यानी कोई व्यक्ति की जमीन कितनी कहां है, किस जगह पर है, कितनी जमीन का यानी वह मालिक है, कहां कहां उसकी जमीन बटी हुई है, उसके खेत के पास किस किसान का खेत है, उस गांव के अंदर किसानों की कितनी जमीन है, शहर की कितनी जमीन है, सब सजरा में होता है। ये सब सजरा में होता है और ये लेखपाल के पास ही होता है। ठीक है, सजरा। दूसरी बात, सजरा क्या करती है, यानी गांव का सजरा पूरे गांव को जमीन की पट्टियों में बांटता है। अगर गांव का सजरा करने लगे, गांव का जो सजरा होता है वो गांव को जमीन की पट्टियों में बांटता है। गांव को जमीनी पट्टियों में बांटता, गांव को जमीन की पट्टियों में बांटता है। पट्टियों में बांटता है, यानी गांव को जमीन की पट्टियों में बांटा। तुमने देखा होगा ना, एक खेत किसी व्यक्ति का ये हो गया, इसके पास में दूसरा खेत, इसके पास में तीसरा, इधर भी खेत, इधर भी खेत, इधर भी खेत, चारों तरफ खेत होते, खेतों की ऐसी पट्टियां बनी होती है। ठीक, तो ये वही है। ठीक है, और हर पट्टी पर अपना नंबर लगा होता, हर पट्टी पर अलग नंबर होगा, यानी अगर जिसकी पट्टी होगी तो उस किसान का नंबर होगा। हर पट्टी पर अलग नंबर होता, हर पट्टी पर अलग नंबर होता भैया। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं सजरा, जिसे सजरा, यानी हर पट्टी पर किस किसान की पट्टी है, ये सब इस पे नंबर डला होगा। ठीक है, अब हर पट्टी के लिए खसरा तैयार होती, हर पट्टी के लिए, हर जमीनी पट्टी के लिए, पट्टियों के लिए
खसरा तैयार होती है। जमीनी पट्टियों के लिए खसरा तैयार होती है भैया, यानी जिसे लिखा मतलब जिसमें रास्ता वगैरह जो निकालते गांव के अंदर किसानों को देखा होगा, पट्टी होगी, पट्टी के बीच में से रास्ता निकलेगा। ठीक, ऐसा तो होगा नहीं ना, किसान भी तो अपना काम करने के लिए गाड़ी, ट्रैक्टर, ट्रॉली ये भी तो लेके जाते हैं भैया। तो उन सभी के लिए क्या होता है, यानी एक रास्ता भी निकाला जाता। वो किस में दर्ज होगा, वो सजरा और खसरा दोनों में दर्ज होगा। ठीक है भैया। और इसी के अंतर्गत उस पर कौन सी फसल उगाई जाती है, यानी ये भी दर्ज होता। और सजरा में इसमें पूरे गांव का नक्शा भी होता, पूरे गांव का नक्शा भी होता है, पूरे गांव का नक्शा भी होता भैया। ठीक, जैसे समझ लें भारत, सजरा द्वारा समझे, भारत में किसी गांव के ऐसे नक्शे को कहते हैं जिनका प्रयोग उस गांव, खेत या अन्य पट्टियों का कानूनी तौर पर स्वामित्व अधिकार बताना या प्रशासनिक कार्य करना। यानी मान लीजिए किसी पट्टी का कौन किसान मालिक है, यानी उसकी पट्टी कहां दर्ज है और उस पर प्रशासनिक कार्य करना, ये सजरा में दर्ज है। गांव का सजरा गांव को जमीन की पट्टियों में बांटता, छोटी छोटी पट्टी होती है, हर पट्टी पर यहां लिख दूं मैं पट्टी, हर पट्टी पर अब अलग नंबर होता, कौन सा नंबर किसके होगा। हर जमीनी पट्टियों के लिए खसरा तैयार होती है। ठीक, इसमें पूरे गांव का नक्शा भी होता, मतलब हम, हमारा घर किधर है हम बता सकते हैं इसके अंदर, हमारे घर के पास में किस व्यक्ति का घर है वो भी बता सकते हैं, हमारे घर के पास में से कौन सी सड़क निकल रही है ये भी बता सकते हैं। ये सारी चीजें सजरा में दर्ज होती है। ठीक, एक पॉइंट और पढ़ते हैं, खतूनी। खतूनी किसे कहते हैं, एक पॉइंट और पढ़ेंगे, खतूनी। ठीक है भाई, खतूनी किसे कहते हैं। अगर हम बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश के भू राजस्व में शब्द लिखा हुआ नहीं है, समझ रहे, यह शब्द उत्तर प्रदेश के भू राजस्व अधिनियम में वर्णित नहीं है, अधिनियम में वर्णित नहीं है, यानी ये जो कह सकते हैं शब्द खतूनी, ये इसमें वर्णित नहीं है भैया। परंतु इसके अंतर्गत एक कागजत अधिनियम बनाया था, जो रजिस्टर तैयार करा था, उसमें वर्णित किया गया खतूनी, जिसे नाम खतूनी दिया गया। किंतु यह अधिनियम, ये जो अधिनियम है यानी वार्षिक रजिस्टर, वार्षिक रजिस्टर कागजात, वार्षिक रजिस्टर कागजात धारा 33, धारा 33 में इसे वर्णित किया गया, वर्णित किया गया, जिसे क्या कहते हैं, खतूनी कहते हैं। ठीक है, इसका नाम खतूनी दिया गया, जिसे खतूनी के नाम से जाना गया, जिसे खतूनी के नाम से जाना गया। ठीक है, इसे खतूनी कहे पहले था नहीं, इसे बाद में शामिल कर लिया गया। ठीक है भाई, अगर मान लीजिए खतूनी की सिंपल तरीके से अगर समझे, अगर गांव के खसरों का प्रयोग करके किसी एक व्यक्ति की भूमि को बताया जाए तो वो खतूनी कहलाएगी। मतलब कहने लगे किसी व्यक्ति के 3 संतान, उसके व्यक्ति के गुजर जाने के बाद वो जमीन जो होगी उन तीनों लड़कों के नाम आएगी।
अब वो कितनी जमीन थी उसके पास 10 बीघे, अब कितनी कितनी यानी तीनों को मिलनी है, वो सब इसमें दर्ज होती है। ठीक, कह सकते हैं अगर गांव के खसरों का प्रयोग करके, खसरों का प्रयोग करके यानी एक व्यक्ति के या परिवार की जमीन, एक व्यक्ति या परिवार की जमीन की सूची बनाई जाए, जमीन की सूची बनाई जाए तो उसे खतूनी कहते हैं। मैंने बता दिया, जैसे कि एक व्यक्ति के पास 10 बीघे जमीन थी, उसके 3 लड़के हैं, उसके गुजरने के बाद उन तीनों लड़कों के पास कितनी कितनी जमीन है, तो उसको तैयार करेंगे खसरों को मिला करके। अब कितनी जमीन किसके नाम दर्ज होनी है, वो खतूनी कहलाएगी। ठीक, ये इसके अंतर्गत आता है। इसे 6 सालों में नवीनीकृत किया गया। खतूनी को पहले ऐसी थी ये, इसे 6 सालों में नवीनीकृत किया गया। नवीनीकृत मतलब पहले ऐसे ही चलती थी, जैसे कंप्यूटराइज कर दी गई, पहले ऐसे ही निकाली जाती थी, अब कंप्यूटराइज कर दी गई, तो नवीनीकृत हो चुकी है। ठीक है, इसमें यानी क्या होता है, इसमें सभी जमींदार जो जोतदार होते, जमीन जोतने वाले, ठीक है, उन सभी का वर्णन होता है। इसके तहत सभी जोतदार यानी जुताई करने वाले, जुताई करने वाले जोतदारों का वर्णन है, जो हैसियत की भूमि, कितनी हैसियत की भूमि धारण करते हैं। सभी जोतदारों का वर्णन होता, कौन कितनी भूमि को धारण करता। ठीक है, यानी इतने समझे, यानी सभी मतलब जितने भी किसान होते वो सभी के नाम इसमें दर्ज होते, यानी कौन सा किसान कितनी भूमि को अपने पास रखता है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत लिखी हुई। दोबारा समझ लें, खतूनी यह शब्द उत्तर प्रदेश के भूराजस्व भौगोलिक में अधिनियम में शामिल नहीं था, इसे बाद में लागू किया गया। एक अधिनियम बनाया गया, वार्षिक रजिस्टर कागजात, इसे धारा 33 के तहत इसमें जोड़ा गया, पहले नहीं था, अब जुड़ा, खतूनी कहलाया, जिसे खतूनी के नाम से जाना गया। अगर गांव के खसरों का प्रयोग करके एक व्यक्ति या परिवार की जमीन का बताया जाए, तो वो सूची तैयार की जाए, तो वे खतूनी। और इसे 6 सालों में नवीनीकृत किया गया, 6 सालों में दोबारा से इसे नवीनीकृत किया। इसके तहत सभी जोतदार किसानों की यानी भूमि का लेखा जोखा होता, कितनी भूमि कौन किसान धारण करता है, कितनी नहीं करता, ये सब इसमें लिखा। उम्मीद करता हूं क्लास समझ में आई होगी। आज के लिए इतने काफी है, बाकी बातें कल होंगी। ठीक, धन्यवाद।